ओम शांति। गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक। बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं ना हम सब। चलिए, आज आपका टेस्ट पेपर है। नहीं लेना चाहिए या नहीं? क्योंकि मुझे पता तो चलना चाहिए कि इतने दिन से पढ़ाई लिखाई चल रही है या नहीं चल रही। क्योंकि इतना मुझे पता है कि यहाँ पढ़ाई लिखाई कमजोर चल रही है। इतना आइडिया तो मुझे लग जाता है चीजों को देख के। अच्छा, सच में बताओ, आप में से किस किस ने अपने कोर्स को अब तक ईमानदारी से रिवाइज किया है? किस किस ने किया है? ईमानदारी से रिवाइज किया है, अच्छे से उस पर चिंतन करते हैं आप, उसके ऊपर मनन करते हैं आप। कौन कौन है आप में से ऐसे? चलो अभी पता लगा लेता हूँ मैं, वैसे नहीं पता चलेगा। कोई कोई हाथ उठा रहे हैं, लेकिन समझ में आ रहा है कि कोई कोई उठा रहे हैं। चलो आज मैं आप लोगों से कुछ चीजें पूछता हूँ जिससे पता चलेगा कि हम कितना हम यूटिलाइज कर रहे हैं अपनी चीजों को लेकर के। सही बात है? नहीं पूछूं या नहीं पूछूं? अच्छा, कौन कौन पक्ष में है कि पूछूं? हाथ उठाओ। हाँ चलो, थैंक यू। यानी कोई कोई तो पक्ष में है कि पूछना चाहिए। चलो ठीक है। कौन है आप में से जो मुझे आत्मा के बिना देखे, पहली बात तो डायरी पेन को देखना बंद कर देना, नकलची नहीं बनना। ऑनेस्ट, बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। आप में से कोई भी अगर बेईमानी करेगा, उसके नंबर भगवान की अदालत में कट जाएंगे। ध्यान रखना, पहले से बात बोल देता हूँ। तो क्योंकि देखो, कोई कुछ बिगाड़ेगा नहीं आपका, लेकिन हमारी सत्यता कितनी है वो हमारे ही मनोबल से रिफ्लेक्ट करती है। मेरा कहना यह है, भले ही आप सही ना बताओ, लेकिन कभी चीटिंग मत करो, क्योंकि चीटिंग संस्कार है। ठीक है? कोई बात ना बता पाना वो असफलता नहीं है। इस ज्ञान मार्ग पर आप पॉइंट नहीं सुना पाते हो, ये असफलता नहीं है। इस ज्ञान मार्ग पर आप पॉइंट को गलत तरीकों से सुनाते हो या रट्टा मार के सुनाते हो, वो गलत तरीका है। याद रखो, एक बात मेरी बहुत अच्छे से याद कर लो। आप जीवन के स्कूल में पढ़ रहे हो। आप किसी पेपर के एग्जामिनेशन हॉल में नहीं बैठे हो। आप सब लाइफ के एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो। कहां बैठे हो? लाइफ, जीवन के एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो। आप कुरुक्षेत्र में नहीं बैठे हो, आप कर्म क्षेत्र में बैठे हो। वहां इस बात का कोई रोल नहीं है कि आपको कितने पॉइंट और किस रूप में सीक्वेंसाइज याद होंगे, लेकिन वहां पर यह इंपॉर्टेंट है कि आपने उन पॉइंट के साथ अपने चरित्र का कितना ध्यान रखा है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? मैं जो बात कह रहा हूं क्लियर हो रही है? कभी कभी मैंने कई बार देखा है अपने ब्राह्मण परिवार के अंदर भी, वो सब क्या करते हैं, पॉइंटों को रट्टा मार लेंगे और पॉइंट सुना के बड़ा प्राउड फील करेंगे, आज मेरे को सारे पॉइंट याद हो गए। इट इज नॉट एन अचीवमेंट कि आपको पॉइंट याद हो गए। अचीवमेंट तब है जब वो याद हुए पॉइंट सही समय पर स्मृति में आए, जब उनकी रिक्वायरमेंट थी। एम आई राइट और रॉन्ग? आप बताओ सभी, आप सहमत है मेरी बात से? क्योंकि सवाल ये नहीं है कि मैंने रिपीट कर दिया पॉइंट को, सवाल ये है मैंने रियलाइज कर लिया पॉइंट को। लिख लो इस सेंटेंस को, रिपीटेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, रियलाइजेशन इज इंपॉर्टेंट। सो आपको हमेशा जब भी कुछ बोलना है, कुछ भी सुनाना है, आप ये देखो कि आप उसे एज ए रिपीटेशन सुना रहे हो
या आप उसे एज ए रियलाइजेशन सुना रहे हो, मतलब आपको वो रियलाइज्ड भी है जो भी आप कह रहे हो अपने मुख से। सही बात है, ऐसा ही होना चाहिए। जो मैं कह रहा हूँ वो बात क्लियर हो रही है सबको? क्यों आकाश भाई, सही बात है? चलो, तो अभी हम सब क्या करते हैं, मैं कुछ कुछ चीजें आपसे जानूंगा, क्योंकि बहुत सारे हमारे क्लासेस हो चुके हैं, परमात्मा के सभी क्लासेस हुए। सबसे पहले मुझे जानना है कि पीस के जो 7 स्टेप्स थे, वो 7 स्टेप्स बिना देखे इस समय कौन सुना सकता है आप में से? Who can recite me? हाथ उठाओ, कौन सुनाएगा? चलिए सुरेखा जी से सुनते हैं। जी सुरेखा जी सुनाइए, फिर कोशिश करती हूँ, याद कर रही हूँ। लिसनिंग, हाँ, रिफ्लेक्शन, कंसेंट्रेशन, कनेक्शन, absorption, फीलिंग एंड डोनेशन। ग्रेट, तालियां होना चाहिए भाई, पहली बार में सारे पॉइंट याद थोड़ा थोड़ा सा मैं प्रैक्टिस करती हूँ। लिसनिंग पर बहुत ध्यान, बहुत कोशिश करती हूँ कि सही तरह से लिसन करती हूँ। अटेंटिव लिसनिंग होना चाहिए, कैजुअल नहीं। हाँ, अटेंटिव, और उस पे चिंतन करती हूँ, रिफ्लेक्शन। अगर मैंने ठीक किया है या ठीक नहीं किया है, बहुत बहुत मैंने अनुभव किया है बहुत टाइम्स मैं गलत भी हूँ कुछ। अच्छी बात है, यही रियलाइजेशन है। राइट रिफ्लेक्शन का मतलब है। राइट रिफ्लेक्शन का मतलब केवल चिंतन नहीं है, उस चिंतन से खुद की समझ है। आप लिख लो पहली बात, चिंतन का अर्थ क्या होता है। ये बड़ा अच्छी चीज अभी उन्होंने बोला ही तो मुझे याद आ गई, तो मैं बता देता हूं। चिंतन का अर्थ क्या होता है? चिंतन का अर्थ होता है जो चिंताओं को समूल नष्ट कर दे। यदि आपका चिंतन आपकी वरीज और एंजाइटीज, यानी कि इन सबको पूरी तरह खत्म करने में मददगार बने, तो वो सही दिशा का चिंतन है। चिंतन का मतलब कोई सब्जेक्ट के ऊपर थीसिस लिखना नहीं है। चिंतन का सीधा सीधा अर्थ है जो आप खुद की काउंसलिंग कर सके, बेसिकली वो है सही चिंतन। अगर आप खुद की काउंसलिंग नहीं कर पा रहे हैं अपने चिंतन से, तो उसे एक सही चिंतन नहीं कहेंगे, वो एक रॉन्ग चिंतन कहलाएगा। क्योंकि जो व्यक्ति खुद के मन को ही समझाने में असक्षम हो जाए, वो दूसरों के मनों को समझाने की योग्यता खो बैठता है। समझ आ रही है मेरी बात? क्लियर है ना? तो ये है चिंतन। और चिंतन जितना ज्यादा करोगे, इस बात को भी आप समझना, जितना ज्यादा चिंतन करोगे उतनी ही ज्यादा मगन अवस्था सहज पास आएगी। क्योंकि चिंतन से स्टार्ट होता है, ये दोनों में एक खास बात चीज हो जाती है हमारे पास में। सबसे पहले की जो स्टार्टिंग होती है वो किस चीज से स्टार्ट होती है? मनन से। ठीक, मनन से स्टेज आती है चिंतन की, चिंतन से स्टेज आती है मंथन की। जब चिंतन चलता तब मंथन स्टार्ट होता है सही तरीके का, तब मथना स्टार्ट होता है। क्योंकि मंथन के बाद ही क्या निकल के आता है? फिर मक्खन निकल के आता है। वही अवस्था होती है आपकी मगन अवस्था बेसिकली मंथन के। इसलिए बाबा विचार सागर मंथन की बात करते हैं। लेकिन उससे पहले क्या करना पड़ेगा? जो सुना है उसको मन ही मन अंदर में संकल्प में लाना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा। उससे फिर क्या चलना शुरू होगा? फिर चिंतन चलना शुरू होगा, उसकी डेप्थ आनी स्टार्ट होगी, गोइंग इनटू डीप। आखिर ये क्यों कहा, ऐसा क्यों कहा, ये क्यों आया, वो स्टेज आएगी चिंतन की। चिंतन से फिर उसका गहरा मंथन चलेगा और डेप्थ, इसका यूटिलाइजेशन क्या है, इसका प्रॉपर वर्किंग क्या है, ये मेरे जीवन में कैसे प्रयोग हो सकती है, किस स्थिति में प्रयोग हो सकती है। माना उस नॉलेज की प्रैक्टिकलिटी अंडरस्टैंडिंग आएगी आपके पास में। वो होती है मंथन की स्टेज बेसिकली। मंथन के, क्योंकि मंथन में क्या निकलने वाला है? मक्खन। मंथन के बाद ही रिवार्ड आने वाला है आपके हाथ में।
यानी कि वो स्टेज जिसे आप पीसफुल स्टेज कहते हो, जिसे आप स्टेबल स्टेज कहते हो, जिसे आप सुकून की स्टेज कहते हो, जिसको आप सफलता की स्टेज कहते हो, वो जिसे आप अच्छे संबंधों की स्टेज कहते हो, लवफुल की स्टेज कहते हो, वो सब कुछ आपके सामने आ जाएगा ऑटोमेटिकली। कब? जब आप इस स्टेज से गुजरोगे। तो आपके बाद क्या क्या याद रखना है आपको? मनन, चिंतन, मंथन और मगन। और जैसे ही आप मगन हुए, बस जीवन में क्या आ जाएगा? आनंद ही आनंद। लाइफ बिकम नेचुरल स्टेज। वो तभी तो कहता मीरा हो गई मगन ऐसी लागी लगन। मगन हो गई ना, फिर वो रम गई, फिर ना लोक लाज, फिर जो विश्व था वो भी अमृत बन गया। दैट वाज द स्टेज। लेकिन वो स्टेज तक पहुंचने की मेहनत होती है। बिना मेहनत के आप उस स्टेज पर कभी भी पहुंच नहीं सकते। चलिए, ब्यूटीफुल। अब आप में से कौन है जो मुझे सातों गुण राइट सीक्वेंस में सुनाएगा? 7 वैल्यूज ऑफ सोल राइट सीक्वेंस में विजय लक्ष्मी जी सुनाएंगे। यस विजय लक्ष्मी जी, अपने को अनम्यूट करो। ओम शांति भाई जी। ओम शांति जी। ज्ञान, हाँ, पवित्रता, हाँ, शांति, गुड, सुख, ना, प्रेम, प्रेम, यस, प्रेम, सुख, हाँ, सुख, हाँ, शक्ति, हाँ, आनंद। ग्रेट, बहुत ही बढ़िया, है ना। इन गुणों को इसी सीक्वेंस में याद करना है आपको बार बार, क्योंकि इनका यूटिलाइजेशन ही इस सीक्वेंस में है। ज्ञान है तो पवित्रता है, क्योंकि ज्ञान समझ है, वो आपको सही और गलत के बीच का डिफरेंस सिखाती है। ज्ञान के बिना कभी याद नहीं हो सकती, है ना। ज्ञान के बिना कभी भी याद नहीं हो सकती, इसलिए पहला सब्जेक्ट भी ज्ञान है, इसको समझना आप। ज्ञान के बिना कभी योग नहीं लग सकता। ज्ञान के बिना आपको आपके घर का रास्ता ही पता नहीं चलेगा कि आपको जाना कहाँ है, किसके पास जाना है ना। आज एक बहुत अच्छी चीज बताता हूँ आपको, क्योंकि आज का सेशन मैंने थोड़ा सा इसी रूप में प्लान किया है आपके लिए, कि जो पुरानी चीजें हैं उनको लेकर के कुछ नई चीजों को मैं समावेश करूंगा। सो आज का ये चिट चैट सेशन मान के चलो आप एक तरीके से, है ना, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग आ सके, है ना। पुराने को मिक्स करना ठीक है ना, नहीं तो अब काफी दिन गैप हो चुका है ना। गैप के बिना नहीं तो मैं अचानक से कुछ भी चीज शुरू करूंगा तो वो लिंकिंग नहीं करेगी। इसलिए आई एम ट्राइंग कि मैं उस पुराने के साथ में थोड़ी मिक्सिंग करने की कोशिश। अभी देखो दुनिया में क्या बोलते हैं, अजी कोई भी रास्ता ले लो, सब भगवान के पास ही जाते हैं। ऐसा सुना आप सबने? कुछ भी कर लो, कोई सा मेडिटेशन कर लो, पूजा कर लो, पाठ कर लो, सब रास्ते कहाँ जाते हैं? एक ही जगह जाते हैं। अब इससे बड़ा झूठ कुछ नहीं हो सकता कि सब रास्ते एक ही जगह में जाते हैं। अब ये बातें सबको हजम नहीं हो सकती, लेकिन मैं थोड़ी सी हजम करने की शक्ति बढ़ाने वाला हूं आज आप सबकी, के बाद हजम आराम से हो सकती है। समझिए आप इसे मैं क्या कहना चाहता हूँ। उनसे एक सवाल पूछो, चलो जी सब रास्ते एक जगह जाते हैं, पर वो एक जगह कौन सी है? बस आस्क वन क्वेश्चन। अब उसके बाद उनकी बोलती ऐसे हो जाएगी, ऐसे वो कुछ बोलेंगे ही नहीं आगे। सब भगवान के पास जाते हैं। भगवान के पास कहाँ रहता है भगवान? सब रास्ते भगवान के पास जाते हैं, चलो ठीक है जी। अब वो भगवान रहता कहाँ है ये तो बताओ। मतलब जी हम बस निकल चले कहीं ना कहीं तो पहुंच जाएंगे, पर कहाँ पहुंचोगे? कहाँ? रास्ता ठीक, चलो ठीक है जी, तुम्हारा मेडिटेशन भी वहीं पहुंचता है, तुम्हारी पूजा भी वहीं पहुंचती है, तुम्हारी चद्दरें भी वहीं पहुंचती हैं, तुम्हारे जो भी तुम कर रहे हो प्रक्रिया सब वहीं पहुंचती है, पर कहाँ पहुंचती हैं? एक सवाल पूछो और उसके बाद जवाब देखो, फिर आप कितने मजेदार आने वाले। अब चुप हो जाओ, कुछ मत कहो उसके बाद। हाँ, उनसे पूछो वैकुंठ कहाँ है? वैकुंठ पूछ लो। जैसे किसी ने लिखा वैकुंठ बोलते हैं, पूछ लो ना वैकुंठ क्या है, कहाँ है वैकुंठ, हमें भी तो बताओ। सारे रास्ते वहीं जाते हैं। कोई बोलता अच्छा चलो विष्णुपुरी बोलते, पूछो तो विष्णुपुरी कहाँ है? और आपको कैसे पता कि विष्णुपुरी पहुंचे? और आपको कैसे बताओ जो रास्ता कहाँ, चलो बता दो कैसे आपने जाना कि मेडिटेशन का रास्ता विष्णुपुरी जाता है? और अच्छा चलो ऐसे बात कर लेते हैं, आपसे बोलो उससे बोलो,
आप सोच में मुंबई जाना चाहते हो या रियल में मुंबई जाना चाहते हो? उनसे पूछो कि चलो भाई ठीक है, आपको मुंबई जाना है, अब फलाना व्यक्ति मुंबई में रहता है, तो मुंबई के लिए बस ट्रेन कुछ लेके जाओगे ना कि मुंबई जाना है, जाके मिलोगे उस व्यक्ति से। एम आई राइट और रॉन्ग? आप बताओ, है ना, जाके मिलोगे। तो अब भाई विष्णुपुरी खाली संकल्पों से ही जाओगे या तो कोई प्रॉपर प्रोसीजर भी है आपके पास? हमें बताओ, या तुम होके आए हो, और जो होके आया हो उससे मिलवा दो। जो विष्णुपुरी या बैकुंठपुरी कहीं पुरी कोई होके तो आया होगा। आपने कैसे जान लिया कि आपका मेडिटेशन बैकुंठपुरी जाता है या आपका ये चीज फलानी जगह जाता है? बताओ। अब आप बताओ, फंस जाएगा नहीं फंस जाएगा कोई भी? मैं आप सबसे पूछता हूं, अगर कोई ये बात पूछे क्या होगा उसका हाल फिर उसके बाद? दे डू नॉट हैव एनी आंसर। और मैं आपको ऐसे नहीं बता रहा हूं, किसी को पूछना है कुछ? कोई कुछ और कहना चाहता है? सोचो आप। सो इट्स वेरी प्रैक्टिकल थिंग। लाइफ में कुछ भी बोल देना और किसी भी चीज को समझना, इसमें बड़ी गहरा अंतर होता है। सब जी एक के ही नाम है, अच्छा चलो वो एक नाम कौन सा है भाई, वही बता दो। सब एक के ही नाम है, किस एक के नाम है सब? वो एक कौन है? आपकी बात सही है, सब एक के ही नाम है, चलो मान लिया, राम भी उसी का नाम है, कृष्ण भी उसी का नाम है, पर वो एक कौन है जिसके सब नाम है? पूछो। मैं आपको सही बता रहा हूं, लर्न द आर्ट टू आस्क क्वेश्चंस। जिंदगी में केवल एक कला सीख लो, सही सवाल पूछना। यदि अब कुछ बोलते हैं हम इतना ज्ञान सुनाते हैं समझ में नहीं आता, आप मेरे पास भेजो उसे जिसे समझ में नहीं आता। मैं कुछ नहीं सुनाऊंगा उसे धेले और का भी, सिर्फ सवाल पूछूंगा उससे, कुछ नहीं सुनाऊंगा। और सवाल पूछते पूछते वो खुद ही समझ जाएगा कि उसे क्या सुनना चाहिए और क्या सीखना चाहिए। जीवन में मेरी बात याद रख लो, खुद से भी जिंदगी भर सवाल पूछो और दूसरों से भी सवाल पूछो। खुद से सवाल पूछोगे तो रियलाइजेशन तक जाओगे, और दूसरों से सवाल पूछोगे तो उनको रियलाइजेशन तक लेकर जाओगे। एक बात मेरी याद रखना, जीवन में किसी को भी कुछ सुनाना महत्वपूर्ण नहीं है, रियलाइज कराना महत्वपूर्ण है। ज्ञान सुन सुन के दुनिया बोर हो गई है, बोर। इसलिए भैया ज्ञान बांटना बंद करो, सबको रियलाइज कराना शुरू करो। कोसी बहन, मेरी बात कैसी लग रही है आपको? ये बात ठीक है? यस भाई जी, ठीक है। आर्ट ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस आपने कहा, लेकिन एक दो बार ऐसा ट्राई किया था ना, तो वो लोग को इंटरेस्ट ज्यादातर, मतलब हाँ ठीक है, मतलब इतने कीन अगर कोई मिलता है और उनको आप क्वेश्चंस पूछो तो वो भी फिर डेप्थ में आप उनको डायरेक्शन दो तो वो भी सोचकर वो थोड़ा गाइडलाइन फॉलो करे। ज्यादातर अगर उनको इंटरेस्ट नहीं है तो ऐसा कुछ भी ऊपर है वैकुंठ, ऐसा कुछ वेग आंसर देके, मतलब नहीं कर पाएंगे। ऊपर में कहा, हर क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन करना सीखो ना। मैं आपको जो चीजें बता रहा हूं ना, ये इम्प्लीमेंटेड है। मैं कोई भी बात आपको वो नहीं सुना रहा हूं। ऐसा होगा, वो बोलेंगे ऊपर में है फलान जगह, मैंने कहा अच्छा कोई गया हो तो मेरे को मिलवाओ, मेरे को भी रास्ता चाहिए वहां जाने का। डू यू नो एनीवन? अब मैं उससे एक बात पूछता हूँ, मैंने कहा अच्छा एक बात बताओ, अभी मुझे जाना है और मैं आपका भाई हूं, आपका दोस्त हूं, और आपसे पूछ रहा हूं कि मेरे को जाना है। सपोज मेरे को मुंबई जाना है और आप जा चुके हो, तो मुझे बता दो ना रास्ता, मैं भी अपना टिकट करा के चला जाऊंगा। देखिए, दो तरह की चीजें और सीखो आप। मैं आपको और बहुत प्यारी सी चीज बता रहा हूं। लाइफ में दो तरह के सवाल पूछना सीखना चाहिए हमको। लिख लो आप सब। एक सवाल होते हैं जो सामने वाले को क्यूरियोसिटी बढ़ा दे, उसकी, जो सामने वाले की क्या बढ़ा दे? क्यूरियोसिटी बढ़ा दे, उसकी इच्छा बढ़ा दे कुछ जानने की। ऐसी बात बोलो कि उसे नींद भी ना आए उस बात को जाने बगैर। ऐसे बीज बो दो सामने वाले के अंदर, उसकी नींद जो है वो उड़ जाए। दूसरी बात, सेकंड क्वेश्चन कौन से पूछो? जो उसकी नीड है वो उसकी समझ में आ जाए।
पहली बात क्यूरियोसिटी बढ़ जाए जानने की, दूसरा उसको ये समझ में आ जाए कि उसकी नीड क्या है और पूरी कहां हो सकती है। बस अगर ये दो तरह के क्वेश्चंस को आप अपने माइंड में फ्रेम करके और किसी भी आत्मा को बोलो, तो उस आत्मा को परमात्मा का राइट रियलाइजेशन होना ही होना तय है। परंतु तीसरी बात जरूर याद रखो। क्या याद रखो? तीसरी बात, हर आत्मा ना तो ज्ञान को सुन पाएगी और ना समझ पाएगी। जैसे टीचर कितने ही अच्छे हों, स्कूल कितने भी सुपीरियर हों, लेकिन सब बच्चे पढ़ नहीं सकते, इसको आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। इसी के लिए एक और स्टेटमेंट याद रखो, लिख लो, क्योंकि मैं आपको सीक्वेंस समझा रहा हूं। कुछ लोग क्या करते हैं ना, गड़बड़ करते हैं चीजों को समझने में अपने आप में। एक और खास बात आप सबको समझनी है, चाहे यहाँ पे नए बैठे हैं भाई बहन, चाहे पुराने भाई बहन बैठे हैं, सभी इस बात को हमेशा याद रखना, दान पात्र को ही देना है तो सही सवाल पूछना ही होगा, नहीं तो आपका दान गलत पात्र में जाएगा और आपका समय वेस्ट होगा। क्वेश्चंस पूछने से आप पात्रता चेक करते हैं। क्वेश्चंस दूसरों की पात्रता चेक करने का, उनके इंटरेस्ट को जानने का, उनकी नीड को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका होता है। दैट्स वाई जो यहाँ पे पुराने भाई बहने और मुरली सुनते हैं, उन्होंने मुरली में एक स्टेटमेंट सुना होगा। क्या स्टेटमेंट सुना होगा? बाबा हमेशा कहते सबसे पूछो तुम्हारा परम पिता परमात्मा से क्या संबंध है, तुम कौन हो, कहां से आए हो, तुम्हें कहां जाना है। अगर सवाल महत्वपूर्ण नहीं होते तो बाबा ऐसे सवाल पूछने की बात कभी भी हम बच्चों को नहीं सिखाते। हाँ या ना? और वह कहते हैं कि सवाल पूछो और चुप हो जाओ। अब उनका उत्तर सुनो, क्योंकि उनके उत्तर से ही आपको पता चलेगा कि वे कितने इच्छुक हैं, वो कितने पात्र हैं। आप समझ रहे हो मेरी बात या नहीं? ये अंडरस्टैंड तो क्लियर हुआ। ये एक रास्ता मैंने आपको बताया कि जब भी कभी कोई ये कहे कि भाई सब, ये बड़ी गहरी बात है, सब रास्ते जी परमात्मा के पास ही जाते हैं। सबने सुना होगा ये सेंटेंस, नहीं सुना? चाहे ये कर लो, चाहे वो कर लो, चाहे इस सत्संग में चले जाओ, चाहे उस सत्संग में चले जाओ, चाहे ये वाली पूजा कर लो, चाहे मंदिर चले जाओ, चाहे मस्जिद चले जाओ, सब रास्ते जी भगवान के पास जाके मिलते हैं। तो क्वेश्चन कौन कौन से बने? जब भी कोई ये बोले लिख लो आप, भगवान कौन है, कहां मिलेगा, कौन सा रास्ता कहां जाता है, आपका उससे क्या संबंध है, उससे क्या प्राप्तियां होती हैं। ये वो क्वेश्चंस हैं। अगर आपने इन 5 से 7 क्वेश्चंस की सही फ्रेमिंग कर ली, पहले तो खुद से पूछो ये सारे सवाल। याद रखना, दूसरों से सवाल पूछने से पहले ये सारे सवाल आपको खुद से पूछने होंगे। जब आप खुद से ये सवाल पूछेंगे तभी आप इन सवालों को सही प्रकार से दूसरों से पूछ पाएंगे। मैंने ये सही सवाल सबके सब पूछ रखे हैं और इन सबके उत्तर लिख भी रखे हैं। ठीक है, जिनके वीडियोस नहीं खुले हैं और खोल सकते हैं तो कृपया खोल कर बैठें, ज्यादा बेहतर से आप लर्न करेंगे। लर्निंग का प्रोसेस में अटेंशन बहुत ही एक्यूरेट चीज होती है। समझ आया पहली बात मैंने क्या क्या चीजें बताई आप सबको? हाँ, भगवान कौन है, कहां रहता है, कौन सा रास्ता जाता है, आप कैसे आप जानते हैं, आप उस रास्ते को आपने तय किया है, आपका परमात्मा से क्या संबंध है, उससे प्राप्तियां कौन सी होती हैं। अच्छा, किसी ने वो प्राप्तियां की हैं जो प्राप्तियां होती हैं। कहने का अर्थ ये है कि आप सामने वाले के समक्ष अगर आप ज्ञान सुनाना चाहते हो तो पहले जिज्ञासु बनना सीखो। लिख लो आप बड़ा बड़ा। हम गलती क्या करते हैं,
हम बहुत बड़े वाले समझदार बन जाते हैं, हमें तो सारा ज्ञान है, अब बस हम सुनाएंगे इसे, इसका तो हम काटेंगे ही काटेंगे। ये कुछ भी कह रहे। सबसे पहले दूसरे जो भी जानते हैं उसको अप्रिशिएट करना आपका फर्ज है। ओ वाह फैंटास्टिक। कोई बोलता है हाँ मैंने ये वाला काम किया, इससे मैं भगवान के पास पहुंचा, उसे पूछो अच्छा आपको कैसे पता कि वो भगवान ही था? पूछो, अब उसके होश उड़ जाएंगे सवाल का उत्तर देने में। मैं कभी भी, आपको बिलीव नहीं होगा, आप कभी मेरे साथ चलो ट्रेन यात्राओं में, कभी कोई देखो मेरे साथ चल के, जब मैं कभी ट्रेन में ज्ञान सुनाता हूँ मेरा यही काम रहता है बस। कोई अगर बीच में आ जाए और वो आकर के मेरे से कुछ ज्ञान की चर्चा शुरू करे तो मैं बिल्कुल जिज्ञासु बन जाता हूँ, एकदम बढ़िया वाला जिज्ञासु। उनके वाह फैंटास्टिक, आपकी बातें बड़ी प्यारी लग रही है मेरे को। अच्छा आपको वैसे कैसे पता चला कि आप भगवान से मिले थे, और आपको कैसे चला कि भगवान ने आपका ये वाला काम किया था? अभी आपने कहा भगवान ने मेरा ये काम बना दिया। हाउ डू यू नो कि भाई भगवान ने आपका काम बनाया? ये क्यों नहीं कह सकते कि आपके पुण्य से बना? अच्छा मैंने कहा अच्छा आपकी वाली कथा करने से सबके काम बन जाते हैं? बोले नहीं ये जरूरी नहीं है। तो फिर ये डिफरेंशिएट कैसे करता भगवान के इसका काम बनाना है, ऐसा काम नहीं बनाना? सपोज कोई कहता, आपने सुना होगा ना बहुत सारे लोग, हमने फलानी यात्रा करी मेरा काम बन गया, ऐसा बोलते हैं। किस किसने सुना है ऐसी बातें? बताओ मेरे को। आप यहाँ की यात्रा कर लो, आप महाराज जी से ये वाला सत्संग करा लो, आप ये वाली कथा करा लो, आपके सब काम बन जाएंगे। सुना सबने ऐसी बातें? मैंने तो बहुत सुनी है, और हमारे घर वालों ने बहुत कथाएं करवाई भी है। अच्छा ये वाला व्रत 40 बार रख लो, आपका ये वाला काम बन जाएगा। सुना सबने ऐसी बातें? मैंने तो रखे भी हैं। आपने सुना है? मैंने रखा भी है। ठीक है। अच्छा उसके बाद सबसे बड़ी बात क्या है? अच्छा चलो भाई ठीक है काम बन गया, तो तुम्हारा काम तो बन गया ये वाली कथा करने से, तो फिर तो इस वाली कथा सबका काम बनना चाहिए ना। जैसे भाई मैं पानी पीऊं तो मेरी प्यास बुझती है, तो जो भी पानी पीता उसकी प्यास बुझती है ना। अगर कोई चीज नेचुरल है, कोई चीज सत्य है, तो सत्य चीज सबका ही भला करेगी ना भाई। वो आप बताओ है ना, खाना खाएंगे तो भूख मिटेगी ना, कपड़े पहनेंगे सर्दी में गर्म वाले तो ठंड मिटेगी ना। हम कुछ पेपर पे लिखेंगे, कोई ऐसे लिखेंगे गाय के ऊपर, तो गाय के वाला ऐसे सबको गाय की फीलिंग देगा ना। ऐसा तो नहीं है कि गाय के ऊपर ऐसे लिख रहा हूं तो कुत्ते की फीलिंग आ रही है। ऐसा तो नहीं होने वाला ना। समझ आ रही मेरी बात? सो अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली कि भाई अगर हम जो चीज कर रहे हैं, अगर मैंने कथा करवाई मेरा काम बन गया, तो जिसको भी कथा कराई जाए। अब बताओ कूलर मैं चलाऊं तो मुझे ठंडक लग रही है, तो कोई भी कूलर के सामने आएगा ठंडक ही लगेगी ना। मैं आपको सैकड़ों नहीं हजारों एग्जांपल दे सकता हूं। और अगर वो चीज वो कर रही है और आपने कहा जी आपको ना यहाँ की यात्रा करी और आपकी ये चीजें हो गई, ओ दैट्स फैंटास्टिक, बहुत ही बढ़िया। आपको कैसे पता कि उस यात्रा से यहाँ पर काम हुआ, आपके पुण्य कर्मों से नहीं हुआ है? क्योंकि उस यात्रा पे तो बहुत लोग जा रहे हैं, सबके तो काम नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब इट्स नॉट यूनिवर्सल ट्रूथ, लेकिन मेहनत इज यूनिवर्सल ट्रूथ। हाँ या ना? हाथ हिला के बोलो आप। अगर यहाँ पे कोई भी आप में से बैठा हुआ है, सपोज अगर वो मेहनत करता है, अपने मन बुद्धि को एकाग्र करता है और किसी भी काम के पीछे लग जाता है, जो भी काम करता है वो काम होगा या नहीं होगा पदम भाई? होगा भाई। अगर मैं कोई मेहनत कर रहा हूं, मैंने मेहनत करी, सपोज करो हम दो लोग मेहनत करने के लिए निकले, दोनों ने बराबर मेहनत करी। ऐसा समझो आप, दो लोग जिम में गए। अब मैं आपको समझाता हूं, गॉड की जो गिविंग्स होती हैं वो हम सबके लिए सेम होती हैं। हाँ या ना? आप बताओ। भगवान तभी पिता कहलाया जा सकता है, भगवान तभी निष्पक्ष कहलाया जा सकता है जब वो सबको सब कुछ बराबर दे। तो भगवान जो कुछ दे सकता है वो सब कुछ बराबर देता है। मैं प्रमाणित कर सकता हूं इस बात को। कैसे देता है देखो बराबर में, आप चेक कर लो। हमारा शरीर प्रकृति 5 तत्वों से बना है, तो प्रकृति उसने सबको ही बराबर दी है। यहाँ जितने बैठे कोई ये नहीं कह सकता मुझे अलग तरह की ऑक्सीजन मिल रही है, फलाने को अलग तरह की ऑक्सीजन दे रहा भगवान, ऐसा कोई नहीं कह सकता। जमीन रहने को, छत आसमान, जो कुछ है सबको बराबर दिया है। हाँ या ना? जीवन जीने की जितनी चीजें सबके पास बराबर की। हाँ? और आत्मा जो इस जीवन को चलाने वाली है, हम सब आत्माएं, सबके सब यहाँ पे बैठे हुए हैं। मन को सोचने की शक्ति, जीवन को कर्म करने की शक्ति, गुण संकल्प शक्ति, सबके पास वो बराबर मात्रा में है। बट उनका यूटिलाइजेशन करना किसके हाथ में है? क्या भगवान कहता है आपसे कि आप गंदा वाला सोचो?
और किसी को आके बोलता है तुम अच्छा वाला सोचो, क्या भगवान ऐसा आके किसी को बोलते होंगे? आप बताओ, किसी को बोला हो आज तक? तो अब सवाल ये है कि अब मैं इसका एग्जांपल दे रहा हूं आपको बहुत गहरा वाला, कि हम दो लोगों को सपोज करो 60-60 किलो की बॉडी मिल गई। अब उसमें हड्डी, मांस, ब्लड, ऐसा मान लो कि परमात्मा की दुआ और प्रकृति की मदद से हमारा एक जैसी चीजें हमको मिल गई। अब दो लोग जिम में जाते हैं, एक मेहनत करता है संपूर्ण इंस्ट्रक्शन के हिसाब से, जैसा कि जिम इंस्ट्रक्टर कहता है, डाइट वाइट सब कुछ वैसा लेता है, और एक नहीं करता है। तो अब आप ये बताइए कि उसमें से किसके शरीर में ताकत ज्यादा रहेगी? जिसने वो 1 घंटे की मेहनत करी है। लेकिन वो 1 घंटे की मेहनत करना, इंस्ट्रक्टर की बात को मानना दोनों के लिए बराबर की बात थी, क्योंकि दोनों की बॉडी एक्यूरेटली फिट थी, दोनों की रिपोर्ट जो थी जिम करने से पहले बिल्कुल सेम थी, हेल्थ वेल्थ सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था, फीस जमा हो चुकी थी, बट फिर भी एक मजबूत बन के निकला और एक कमजोर बन के निकला। इन सारी बातों को, इन सारे एग्जाम्पल्स को जब आप अपने माइंड को कम्युनिकेट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सब एक अंधश्रद्धा के माहौल में जी रहे हैं, मान्यताओं में जी रहे हैं। सब भगवान ही करता है जी, अच्छा बुरा भगवान ही करता है। अरे अच्छा बुरा अगर भगवान चलो अच्छा करता है तो याद करो, जो बुरा करता हो उसे याद क्यों करो भाई? सोचने की बात है या नहीं है? तो इन सारी बातों का हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो मेरा कहना यह है, अभी भी आप में से जो भी आत्माओं ने पुराने कोर्सेज को सही से नहीं सुना है, ना रिवाइज किया है, उनको शुरू से लेकर रिवाइज करना शुरू करिए, तब आप सही से रियलाइज कर पाएंगे। नहीं तो आगे आने वाला कोर्स भी आगे बढ़ता जाएगा पर समझ में कुछ आएगा नहीं, क्योंकि ये कोर्स जनरल फॉर्म में नहीं चल रहा है। चलो अभी मैं आपको 15 मिनट बात करने वाला हूं, एक बड़ी गहरी सी बात। सबसे पहले मैं आपको क्या बताने वाला हूं? 3 लोकों के बारे में। आज 3 लोकों के बारे में बात करने वाला हूं मैं आपके साथ में, और इनके बारे में बात करते करते मैं कुछ और भी बात करूंगा। इन 3 लोकों को आज मैं आपको आपकी अंतरात्मा में दिखाऊंगा। ये अपीयर हो रहा है स्लाइड? हाथ हिला के बताएं। हाँ, ये आप सामने आ गया 3 लोग, सबको क्लियर है? हाथ हिला के बताइए। ओके, हम सब ने जो पुराने उन्होंने देखा हुआ है, जो कोई नए अगर रह गए हैं तो मैं उनके लिए बता रहा हूं इसको करने के लिए, लेकिन पुरानों को भी आज मैं इसका एक बहुत गहरा परसेप्शन देने वाला हूं। इसके बाद पहले आप ये तीनों वर्ल्ड देख लीजिए। हम जो कहते हैं भगवान परम धाम का रहने वाला है, दुनिया को तो पता ही नहीं है कि कहाँ परम धाम है। हम पूरे स्ट्रक्चर्ड हैं कि परम धाम कहाँ है, परम धाम कैसा है, परमात्मा वहां क्यों रहता है। मैं तो इसके आपको वो सारे लॉजिक भी दूंगा, आत्माएं क्यों सेक्शंस में बटी हुई हैं इसके भी आपको लॉजिक दूंगा। ये बड़ी गहरी गहरी चीजें हैं, इनकी राइट अंडरस्टैंडिंग आने से आपको बहुत मदद मिलेगी अपने आप को समझने में कि चल क्या रहा है। सूक्ष्म वतन क्या चीज होती है ये देखेंगे। जो सबसे नीचे की दुनिया आपको दिख रही है, इसे साकारी दुनिया कहते हैं। साकारी दुनिया का मतलब ही है ना, एक ऐसी दुनिया जहां पर हड्डी मांस के शरीर हैं, जिसे कर्म क्षेत्र कहा जाता है बेसिकली। और याद रखना, आकाश लोक और पाताल लोक ये सब अलग अलग कुछ नहीं होते हैं, ये सब केवल भक्ति मार्ग की बनाई हुई बातें हैं। सत्यता के रूप में आप देखोगे, आप खुद सोच के देखें इस बात को, क्या किसी भी मनुष्य का जीवन बिना सूर्य, चांद, सितारों और आकाश के बिना संभव है पृथ्वी पर? तो आप सोचिए, तो जिस लोक में हम जी रहे हैं, उस लोक के अनुसार, उस लोक में जीने के लिए उस लोक की सभी आवश्यकताएं उसी लोक में होनी चाहिए या अलग अलग लोक में होनी चाहिए? है ना? आप सोचो, जिन चीजों के बिना, अब जैसे घर होता है, घर के जरूरत की सारी चीजें घर में होनी चाहिए ना, तभी तो उसे घर कहेंगे, है ना? अब उसमें आटा ना हो, चावल ना हो, सब्जी ना हो, कोई चीजें ना हो, घर कहेंगे? कैसे घर चलेगा? जो भी एक घर की आवश्यकता है पहले वो उस घर के अंदर होनी चाहिए। एम आई राइट और रॉन्ग? समझ आ रही है मेरी बात सबको? है ना? सो इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए यहां तक के लोग कोई कहते हैं। दूसरा लोक आपका क्या होता है? सूक्ष्म लोक, जिसको कैसे बताया जाता है? क्योंकि भगवान को अंग्रेजी में गॉड कहते हैं, GOD।
है ना। मैं यहाँ पे कुछ चीज को बता दूं तो मैं पहले ही बता चुका हूं वैसे तो आपको इस बारे में। क्या चीज? है ना, गॉड वाली जो बात हमने बताई थी कि गॉड की अगर हम बात करते हैं तो जी फॉर क्या होता है हमारे पास? जनरेटर। ओ से हमारे पास क्या होता है? ऑपरेटर। डी से डिस्ट्रक्टर। और इन तीनों के लिए हम क्या जानते हैं? जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रक्टर, दैट्स वाई इज गॉड। और इसीलिए उसे हम कहते हैं त्रिमूर्ति। और ये जो तीन मूर्तियां आपको दिखाई दे रही हैं ये इसी का प्रमाण है। लेकिन ज्यादातर लोगों को पता है विष्णु से और शंकर से दिक्कत नहीं होती, ज्यादातर लोगों को ब्रह्मा से दिक्कत होती है। ये साधारण क्यों बिठा दिया है, ये चार मुंह वाला क्यों नहीं बनाया है, ये ऐसा क्यों बनाया है, वैसा क्यों बनाया है, इसको लेकर बहुत टेंशन रहती है लोगों को। मेरे को तो कोई बोलता है कि ये इसको क्यों उठाया, मैंने कहा तू अपना फोटो दे, तेरे लगवा देता हूँ भाई मैं। पर पहले एक काम कर, इसकी जीवन कहानी पढ़ ले और फिर देख कि इसकी जीवन कहानी वाला एक भी कर्म संस्कार तेरे अंदर हो तो हम तेरा फोटो लगवा देंगे। हमें तो किसी का फोटो लगवाने में दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि हमें इसे फोटो से कोई लेना देना हमें है ही नहीं। हम तो इसे इसलिए उस रूप में देखते हैं कि ये क्या, इसने किया क्या है। मैंने कोई भी इंसान उसे कर्मों के लिए याद किया जाता है। पिक्चर महत्वपूर्ण थोड़ी है किसी की भी, महत्वपूर्ण उसे कर्माज है कि उसने क्यों किया है, उसके पीछे का लॉजिक है। भगवान को आके साधारण मनुष्य को समझाना था तो उसे साधारण में से किसी एक को चुनना पड़ेगा ना, तब तो वो समझाएगा जो हमारे ही जैसा हो दिखने का। हमें कैसे विश्वास आएगा कि ऐसे कर्म किए जा सकते हैं जब कोई हमारे जैसा ही करके दिखा रहा हो? हाँ या ना? हाथ हिला के बताओ। हाँ, सही बात है कि नहीं भाई? कोई अगर, मुझे कैसे विश्वास आएगा? क्यों दिखाया जाता है? आपने देखा होगा कि भक्ति मार्ग में भी क्या दिखाते हैं कि राम पुरुषोत्तम के रूप में आए, साधारण मनुष्य बन करके आए, उन्होंने भी काम साधारण रूप में किए ताकि साधारण मनुष्य को विश्वास दिला सके कि मनुष्य रूप में रह करके भी असाधारणताओं को अपनाया जा सकता है। तो सेम थिंग इज हियर कि भगवान एक साधारण तन का आधार लेकर के हमें ये बात बताते हैं कि साधारणता में भी असाधारणता का पालन किया जा सकता है। इट्स पॉसिबल। हाँ या ना? क्लियर बात है? सो ये सबसे बड़ी चीज है ना। तो ये जिसको अंडरस्टैंड हो गया, ये जिसको समझ में आ गया, उसको वो चीज ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी। नाउ तो हमने देखा यहाँ पे तीनों हैं और ये सूक्ष्म रूप में होते हैं। ये सूक्ष्म रूप में भी क्यों होते हैं उसको भी आज आपको बताऊंगा। और तीसरी दुनिया वो दुनिया होती है जिसे परमधाम कहते हैं, ब्रह्मलोक कहते हैं, जहां हम अपनी ओरिजिनल स्टेट में होते हैं। आज मैं आपको तीनों ओरिजिनल स्टेट आपकी जिंदगी में एहसास कराऊंगा, तब आपको एहसास हो जाएगा कि वास्तव में ही ये तीन दुनियाएं संभव है, इसके अलावा कोई और दुनिया संभव नहीं है। आज तक आपने किसी भी कोर्स में ये बात ना सुनी होगी ना देखी होगी जो अब मैं आपको बताने वाला हूँ। पर हाँ, उल्टे सीधे चित्र बनाऊंगा, उन्हें झेलना पड़ेगा आपको, क्योंकि बहुत अच्छा चित्रकार तो मैं हूं नहीं। और आजकल पता नहीं इस पेन को भी क्या हो गया है, ये ड्रॉप कर रहा है। तो बाकी कोशिश है, देखते हैं कि ठीक ठाक चलता रहे भाई। यस, आप ऐसा मानो ये आप है, आप ऐसे हैं नहीं बट मान लो कि आप ही है। ठीक है, यू आर हियर। अच्छा, यहाँ पे आप आत्मा चमक रही है, इसलिए मैंने पेन को भी थोड़ा मोटा कर लिया है ताकि ढंग से आत्मा दिखे। वो क्या होता था, छोटी रह जाती थी आत्मा, दिखती नहीं थी, ज्यादा ही छोटी हो जाती थी। लेकिन ठीक है, थोड़ा दिखना चाहिए आत्मा, है ना? तीन वर्ल्ड कैसे होते हैं आपको समझना है आज इस चीज को। आपके अंदर ही तीनों दुनियाएं होती हैं, और जब तीन दुनिया आपके अंदर होती हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि फिर यही तीन दुनियाएं पॉसिबल दुनियाएं होती हैं। कैसे समझना आप? आपकी लाइफ में कोई भी कर्मा होता है, इसका पता आपको अपने कर्मा से चलेगा।
आपका कर्मा इस बात को रिफ्लेक्ट करेगा। कैसे रिफ्लेक्ट करेगा कर्मा? बहुत ध्यान से देखना। आप कोई भी जो कर्मा होता है वो 3 स्टेज में होता है। हर कर्मा की 3 स्टेज होती है। वो 3 स्टेज कौन कौन सी होती है? उसकी एक सीड स्टेज होती है, सीड स्टेज होती है। सीड स्टेज कौन सी होती है? जो उसकी थॉट स्टेज होती है, जो उसकी कौन सी इमोशंस की स्टेज होती है। जो थॉट और इमोशन की स्टेज होती है दैट इज उसकी सीड स्टेज, क्योंकि उसकी कोई शेप एंड साइज नहीं होती। थॉट की कोई शेप नहीं होती, इमोशन की कोई शेप नहीं होती। इनविजिबल स्टेज कहते हैं इसको। ये स्टेज कौन सी होती है? इनविजिबल स्टेज, जिसका किसी को पता नहीं है, सिर्फ आपको पता है कि आपके अंदर कुछ चल रहा है। हाँ या ना? मैं सही कह रहा हूं? हाँ, क्लियर है मेरी बात? हाथ हिला के बताएं। हाँ, यस। इस स्टेज से दूसरी स्टेज तैयार होती है जिसे कहते हैं पिक्चराइजेशन। चल जा भाई। पिक्चराइजेशन स्टेज। आप देखो, सबसे पहले आपके मन में कोई विचार आएगा, फीलिंग आएगी, फिर आप उसकी एक इमेजिनेशन करना शुरू करोगे, पिक्चराइज करना शुरू करोगे। हाँ या ना? और जैसे ही वो पिक्चराइज हो जाएगी उसके बाद फिर वो लेगी प्रैक्टिकल स्टेज, जो मेरी फाइनल स्टेज होती है। प्रैक्टिकल यानी मूर्त स्टेज। प्रैक्टिकल स्टेज जो दिखेगी हमारे पास, जिसको हम कहते हैं विजिबल। आप देख लो, पूरी दुनिया उठा लो, अपना पूरा जीवन उठा लो, आपका पूरी जिंदगी इन 3 स्टेजों में ही गई है। होल लाइफ। हाँ या ना? मैं सही कह रहा हूं या नहीं कह रहा हूं? इसीलिए शेक्सपियर ने भी क्या कहा है? लाइफ इज अ ड्रामा, वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड मैन इज अ एक्टर, गॉड इज अ डायरेक्टर। ये शेक्सपियर ने कहा है। लाइफ इज अ ड्रामा, वर्ल्ड इज अ स्टेज, मैन इज अ एक्टर एंड गॉड इज अ डायरेक्टर। है ना? तो ये हमें समझना है यहाँ पे चीज को लेकर के। हर विचार जो आपके मन के अंदर आता है, सबसे पहले याद रख लो आप उसको, उसकी कोई शेप और कोई साइज नहीं होती। धीरे धीरे आप अपने इमेजिनेशन वो देना शुरू करते हो। अब आप यहाँ पे समझ लो, आप इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपके थॉट की स्टेज है वो कौन सी स्टेज हो गई आपकी? परम धाम स्टेज। क्योंकि वहां पर आपकी पॉइंट फॉर्म है। जो आपकी पिक्चराइजेशन की स्टेज हो गई वो इमेजिनेशन में है आपके पास, लेकिन वो अंदर अंदर है। क्या चित्र बन रहे हैं वो आपको ही पता है। जैसे एक आर्किटेक्ट को पता है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, जब तक कि वो उसको मॉडल के रूप में बाहर नहीं लेकर के आ जाता। सो यहाँ पे दूसरी स्टेज क्या हो गई आपकी? सूक्ष्म स्टेज कहेंगे इसको। है नहीं, सटल स्टेज में है, आपके पास है, आपके दिमाग में आइडिया है, यानी कि क्या कैसा दिखेगा वो बनने के बाद आपके अंदर चल रहा है। दुनिया जैसे मकान कैसा दिखेगा बनने के बाद, आर्किटेक्ट पहले देख लेगा उसको, बाकी दुनिया बनने के बाद देखेगी उसको। और तीसरी जो स्टेज प्रैक्टिकल स्टेज होती है, इसको हम क्या कहते हैं? स्थूल वतन की स्टेज, स्थूलता। तो आप खुद सोचो, अगर ये पूरी दुनिया कर्म क्षेत्र है, इस दुनिया का कर्म क्षेत्र अगर इन 3 स्टेजेस से होकर के पार होता है, तो क्या हमारे इन 3 के अलावा कोई तीसरा लोक हो सकता है? क्योंकि पूरे कर्मों के कर्म क्षेत्र का ज्ञान तो किसके पास है? परमात्मा के पास है। अगर हम ये मानते हैं गीता ज्ञान कर्मों का ज्ञान दिया गया, तो उसके अनुसार भी अगर मेरी इंटरनल दुनिया के 3 घर हैं, मेरा इंटरनल वर्क प्लेटफॉर्म 3 स्टेज से होकर पार होता है, तो इसका मतलब उसके जो चीजें होंगी वो कहां से होंगी कनेक्टेड? क्योंकि क्रिएशन अगर 3 स्टेज में पूरी हो रही है, तो क्रिएटर की स्टेज तक पहुंचने के लिए भी कौन सी स्टेज होंगी? 3 स्टेज होंगी या नहीं होंगी? ये बात कितनों को सही लग रही है, तर्कसंगत लग रही है? हाथ हिला के बताएं।
सबको यूनिक वे ऑफ थिंकिंग मिला है आज 3 लोग का। हाँ, किसी ने सोचा 3 लोग मेरे अंदर है? ठीक है, सो ऑल द टाइम 3 के तीनों लोग मेरे साथ जिंदगी में जी रहे हैं। जब मैं सीड की स्टेज में हूं, किसी भी कर्म के विषय में सोच रही हूं, तो मैं परमधाम की स्टेज में हूं। सोचो कितना, देखना आप योग कितना प्यारा लगेगा आपका। आप पूरे टाइम 3 लोग की यात्रा करते रहोगे। अब जब भी कभी आपके मन में कोई थॉट आएगा, ओ आई एम इन द परमधाम स्टेज, जब आप उसके चित्र के बारे में इमेजिन कर रहे होगे, ऐसा दिखेगा मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, इट मींस यू आर इन द सूक्ष्म वतन स्टेज। और व्हेन यू रीच देयर, देन यू बिकम द मृत्युलोक स्टेज। स्थूल वतन की स्टेज में पहुंच गए आप। कैसा लगा सुन के? सुशीला बहन का वो कनेक्ट नहीं है, वो हाथ इसलिए उठा रही है, उन्हें आवाज नहीं जा रही होगी क्योंकि उनका ऑडियो कनेक्ट नहीं है। उनको कोई लिख दो अलग से कोई मैसेज में कि भाई ऑडियो कनेक्ट। खैर अब तो खत्म ही हो गया। सो व्हाट डू यू थिंक? कैसा लगा आपको आज 3 लोग के बारे में जान के? दीज आर द 3 लोग। बाकी अभी डेप्थ में और बहुत सारी बातें करूंगा मैं आपसे 3 लोग के बारे में, लेकिन आज मैंने आपको एक बहुत ब्यूटीफुल परसेप्शन दिया है। और आपको सही बताऊं, ये परसेप्शन मुझे भी आज ही टच हुआ है। ये देखो, मैं अभी बैठे बैठे ना ऐसे बस दिमाग चला रहा था और ये मैंने इस पेपर के ऊपर ड्रॉ किया है। मेरे को ऐसे कुछ ना कुछ आता रहता है तो मैं उसे ड्रॉ करता रहता हूँ चीजों को लेकर के, क्योंकि मेरे को लगा कि वाकई में 3 लोग में बाहर ही क्यों देखता हूँ, 3 लोग मेरे अंदर क्यों नहीं हो सकते हैं करके। ऐसे सोचते 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 बस बैठा चित्र को देख रहा था ध्यान से, और ध्यान से देखते देखते मुझे बिल्कुल जैसे ना वो अंदर में दिखनी शुरू हो गई एकदम चीज। और मैं लगा वाह क्या ब्यूटीफुल चीज है। अच्छा, किस किस को सच में लग रहा है कि बहुत मजेदार चीज है ये? यस, रुद्रा पे मैं नाम भूल जाता हूँ भाई का बार बार। रमन भाई बताइए। आपने मेरे दिल की बात आज बताई। मैं कई दिनों से दीदी से पूछना चाह रहा था कि मेरे को लोग का जो डिस्क्रिप्शन है या जो उसका डिटेल मेरे को नहीं पता, मेरे को एक बार बताओ। मैं कई दिनों से मेरे मन में चल रहा था और जैसे ही आपने इसका विवरण बताया तो ऐसे लगा जैसे दिल की बात आपने छू ली। नहीं सच में, ये इतने आज मुझे सोच के इतना अच्छा लग रहा है। जब से मैंने खुद ने सोचा है ना, आई फील वेरी ब्यूटीफुल। आप सोच के देखो, मतलब कोई दुनिया में किसी, अगर कोई ईमानदारी से इस पे विचार करे, उसे कंफ्यूजन होगा ही नहीं कि ये 3 दुनिया नहीं हो सकती है कि नहीं? दिल की बात छू ली आपने तो। और बड़े अच्छे से डिस्क्राइब किया आपने। इतना ब्यूटीफुल लगा है मुझे, खुद सोच के अभी तक बहुत आनंद आ रहा है। विजयलक्ष्मी बहन कुछ कहना चाहते हैं? यस, अनम्यूट करो आप पहले। अनम्यूट, आप अनम्यूट नहीं। हाँ भाई जी, ओम शांति। ये साकारी, आकारी और निराकारी तीनों स्टेज आ गई इसमें। तीनों आ गई भाई। आप सोचो, जो मन में संकल्प है वो निराकारी अवस्था है। जब संकल्प ने चित्र रूप ले लिया, अब वो आकारी अवस्था बाहर नहीं है पर अंदर में चित्र बन गए अंदर में। जी। जैसे मैं सोचूं मैं मुंबई जा रहा हूं, तो मुंबई मेरे लिए पहले वर्ड है, विचार है। अब मुंबई कैसा है उसका इमेजिनेशन मेरे अंदर चल रहा है, पर मैं मुंबई पहुंचा नहीं हूं। सोच सोचे खुश हो रहा हूं कि आई एम गोइंग टू मुंबई, लेकिन अब मैं मुंबई पहुंच गया। सो इसी प्रकार से ये जो ड्रामा है, जो स्टेज है, ये 3 स्टेजेस से होकर के पार हो रही है। पहले आपके थॉट स्टेज में, आपके इमोशन स्टेज में, देन वो पिक्चराइजेशन के स्टेज में, और आफ्टर दैट वो प्रैक्टिकल स्टेज में। जी, क्लियर हो गया भाई जी। क्लियर हुआ ना आज? जी जी। अब किसी को 3 लोग में दिक्कत है? नहीं बिल्कुल। ये कमाल की चीज है ना? अब आप खुशी बहन कुछ कहना चाहते हैं? जी भाई जी, इससे तीनों लोग की स्मृति भी एकदम मतलब और क्लोजर आपने और बहुत नेचुरल कर दी। ये ऐसा लग रही है अंदर आ गई, अंदर वही 3 लोग अंदर आ गए। वही, इसलिए स्मृति भी रहेगी तीनों लोग। जब मैं ये सोच रहा था तो मुझे कौन सा वाला फोटो याद आ रहा था, वो देखा आपने जो कृष्ण ने अपने मुंह में 3 लोग दिखा दिए थे। जैसे ही जब मेरे को ये थॉट चल रहा था ना, तो मेरे को वही थॉट आ रहा था, अरे कृष्ण ने 3 लोग कैसे दिखा दिए, पूरा ब्रह्मांड अपने मुंह के अंदर दिखा दिया था। तो है ना हमारे अंदर ही।
आप बताओ प्रमाणित हुआ नहीं हुआ? तीनों लोग हमारे अंदर ही है। इट्स एन अमेजिंग फीलिंग। कोई और कुछ कहना चाहता है? मैं चाहता हूं आप सबका व्यू आज एक नई चीज के बारे में। जी उषा बहन, अनम्यूट करो। नहीं, आप मधुबन में दिख रहे हो मुझे, शायद मधुबन में हो आप। हाँ हाँ जी। मधुबन पांडव भवन या शांति नहीं वन? भैया, कल जाएंगे, कल अच्छा कल दुकान है वो। अभी शांतिवन में? हाँ जी, ओके। अभी आनंद सरोवर में। क्या लगा आपको आज 3 लोग को समझ के? बहुत अच्छा लगा? जी। और कोई बताएंगे? हेमा बहन? हाँ मैंने एक्चुअली जब मतलब ये सुना ना, तो मुझे ये अभी तब से यही फील हो रहा है कि मैं परम धाम में ही हूँ। और आज से पहले ये कनेक्टिविटी नहीं हुई मेरी। पता है अभी क्या लगेगा आपको? आप जब भी कोई थॉट करोगे ना, परम धाम, आपको रह के परम धाम ही याद आएगा। अभी मेरे को यही लग रहा है, अब तब से मैं यही सोच रही थी, मैं परम धाम में हूँ, तो बेटर ये है कि मैं सिर्फ थॉट क्रिएट करूँ और उसके पिक्चराइजेशन करूँ, और थर्ड स्टेज में आने की नीड नहीं है। सोच के देखो, मतलब हम जो कहते हैं ना, तो सीड स्टेज बड़ा मुश्किल है, ऐसा है, ऐसे लगा जैसे कितना आसान हो गया एक ही पल में दुनिया हाँ, बदल गई। 4 महीने में मुझे आज पहली बार लगा कि बहुत इजी, नहीं तो मुझे बहुत मुश्किल लगता था कि पता नहीं क्या होगा, कैसे परम धाम जाएंगे, कैसे जाएंगे। अब लग रहा है कि वहीं बैठे हुए हैं। हाँ वहीं बैठे हुए हैं। और अब क्या है, अंदर कुछ भी इमेजिन करोगे, अच्छा मैं सूक्ष्म वतन में हूँ, तो तीनों आ जाएंगे अपने आप सामने। हाँ जी। जस्ट थिंक अबाउट। मैं आपको सही बता रहा हूँ, ज्ञान का जितना। ओम शांति सीता बहन जी। बहुत बहुत सहज लग रहा है भाई जी, क्या बताएं, ऐसा आज तक सुना ही नहीं था। इतना आसान लग रहा है सब कुछ कि परम धाम भी, मतलब जो सीड वाली जो बात बताई ना आपने, मतलब बीज, मतलब बाकी की क्लासों में कहते हैं ना बीज रूप अवस्था ये है, बीज रूप अवस्था में टिक जाओ, इतना भारी लगता था कि कैसे टिक जाए, लेकिन आज तो एकदम नेचुरल, इधर आप बता रहे थे, इधर अवस्था होती जा रही थी, अंदर ही सब कुछ दिख गया भाई जी, सच्ची में बहुत बढ़िया। ये चीज है। देखो मुझे ना सबसे बढ़िया बात ऐसे नई इन्वेंशन से कितना मजा आता है ना, ऐसा लगता है वाह, ये सारे मूवमेंट ना वाह मूवमेंट होते हैं जो बाबा टच कराता है। ये हमारी बुद्धि का काम नहीं हो सकता, हमारी बुद्धि काम होता तो इतने सालों में हो जाता ना, आज से पहले तो आता मेरे को, आज ही क्यों आया? हम इतने अक्लमंद थे तो पहले से आ जाना चाहिए था, हाँ कि ना? ये बाबा की फीलिंग होती है, हमें मिलना था भाई जी, आपके द्वारा हमें मिलना था। आप ये सोचो, आप सब तो कितने भाग्यशाली हो, कितने कम टाइम में पा ले रहे हो। मेरे को जो बातें समझने में इतने साल भगवान ने मेरे को इतना लेट दे रहा है, आज मेरे को बड़ी शिकायत हो रही है। पहले से देता तो मेरा और अच्छा कुछ हो जाता, लेकिन जब से मैं अभी से सोच रहा हूँ तो मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है कि वाह क्या चीज है। और इसीलिए मैंने आज तुरंत ही आपको बता दिया, मेरे को लगा कि नहीं आज ही कर दो भाई, तुरदान महापुण्य। और आप देखना, आपसे बता रहा हूं, आपका योग इतना नेचुरल हो जाएगा इसके बाद, ऑल ऑफ यू विल फील ऑल द टाइम तीनों स्टेज विद इन त्रिलोक की अवस्था। त्रिलोक की अवस्था, अभी तो मैं आपको देखना, मैं त्रिकाल की अवस्था फील कराऊंगा, वो भी मेरे दिमाग में चल रहा है एक आइडिया। त्रिलोक के साथ तीनों कालों की अवस्था। हर अवस्था बड़ी नेचुरल चीज है। मेरे को तो वैसी फीलिंग आती जा रही है, सच में अब तक कहाँ थे हम, है ना? और मैं तो आप सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। आप सब कोर्स कर रहे हो, आपका तो कोर्स हो रहा नहीं हो रहा, पर मेरा कोर्स फोर्स से बदल रहा है। मुझे ज्यादा गहरा समझ में आता जा रहा है ना, आप सबको कराते कराते। इसलिए कहते हैं, पता है, कोई भी बच्चा अगर किसी को पढ़ाना शुरू कर दे ना, वो ज्यादा सीखता है। एक बात याद रखना, अभी आप जो सीख रहे हो ना, आप दूसरों को सिखाना शुरू करो, अब आप और नए आइडिया से भर जाओगे। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, जितने भी सेशंस हैं उनको दोबारा सुन के, नोट्स बना के, क्योंकि भाई वो मैं नहीं करा रहा हूं, आपको लग रहा है कोई भाई जी करा रहे हैं, सच में मैं खुद उनको खुद सुनता हूं, खुद
अपने ही सेशंस को खुद सुनता हूँ कि उसमें ऐसी ऐसी बातें आती है, वो सारी बातें मेरी प्रैक्टिस में ही होती हैं, वो कहाँ से आती है मुझे खुद को समझ में नहीं आता है कितनी ही बार, और एकदम चेंज हो जाता है। जी अन्नू बहन। ओम शांति भाई शांति जी। मैंने शांति। आपसे ये बताना था कि अभी जैसे आजकल अमृत वेला कर रही हूँ ना डेली, तो मोस्टली जो आपकी कमेंट्रीज है उनको कर रही थी। फ्रॉम येस्टरडे आई स्टार्टेड कि मेरे ऐसी माइंड में है कि मैं अपने माइंड से क्यों ना क्रिएट करना शुरू करूँ जैसे आप करते हो। तो कल मेरा फर्स्ट डे था, मैंने क्रिएट किया एंड इट वाज सो सिंपल। जो भी मतलब माइंड में आ रहा था बाबा को लेके लिख रही थी। मैं आपको भेजूंगी वो फोटो एक बार। और आज भी मैंने किया, आज मैंने एक ये डिफरेंट किया कि मैंने पहले ना मुरली पढ़ ली 4 बजे, मुरली पढ़ के फिर मैंने उसके बाद थॉट्स क्रिएट करे एंड इट वाज यू कैन से कि बहुत ऑसम एक्सपीरियंस लग रहा था मुझे आज। इतना बढ़िया लग रहा था कि मुझे आज लगा पहली बार कि मैंने अब खुद कुछ किया है। सिर्फ आपके ऊपर मैंने जो डिपेंडेंसी छोड़ी हुई थी उससे निकलने की कोशिश की मैंने। वो निकलोगे ऐसे ही, मैं तो धक्के दे देता हूँ, मैं तो किसी को भी छोड़ देता हूँ कहीं भी, इसलिए मेरे भरोसे कोई मत रहना। मैं तो पहले ही बोल देता हूँ भाई, मैं कभी भी देखो, एक बात ये बात तो हमेशा याद रखो, कोई भी मनुष्य आत्मा सदा आपका साथ नहीं देगी, कोई भी। जब ब्रह्मा नहीं रहा, दादियां नहीं रही, छोड़ के चले गए, है ना, तो इसीलिए याद रख लो ये तो कोई नहीं रहेगा। और इसीलिए एक साधु बाबा हमेशा कहते, अपनी घोट तो नशा चढ़े, अपनी घोट जो ओटे सो अर्जुन, जो करेगा सो पाएगा, जितना करेगा उतना पाएगा, इसको याद रखें। तो आप सब इसको अनुभव को करना, 3 लोग के अनुभव को, और जो भी मुझे सुनाना चाहे इस अनुभव को सुनाए कि कैसा फील कर रहे हैं, इसको जानकर, इसको समझकर किस तरह की फीलिंग्स आप सबको हो रही है। दिव्यांशी कैसा लगा जान के? यंगस्टर से पूछना चाहिए भाई। जो सूक्ष्म वदन को लेके डाउट था वो क्लियर हो गया। क्लियर हो गया, ठीक है। आकाश भाई जी, मतलब मैंने काफी इस पे विचार मंथन किया, बट जैसे आपने रिलेट किया ना, मतलब वही लगता है, मतलब मेरे को ऐसी फीलिंग है कि कुछ फिक्स लॉज हैं वही काम कर रहे हैं। तो जैसे जैसे हम साइंस में आइडेंटिफाई करते हैं ना, मतलब हम चीजों का पता ही लगाते हैं। तो आपने उसी हिसाब से मतलब इस चीज की खोज तो नहीं बोलेंगे पर पता लगाया है कि हाँ ये ऐसे ही होता है। ये बाबा ने टच किया है, मेरे को कुछ नहीं। अभी 15, आप बिलीव नहीं करोगे, आपकी क्लास से मुश्किल से 15-20 मिनट पहले, अभी ये 8:45 बजे आया है थॉट, 8:45 बजे ड्रॉ किया है। बताओ, ऐसी बात ना, सोच रहा था मैंने कि आज मैं क्या कराऊं बाबा, 3 लोग के बारे में कुछ कराने का सोच रहा हूँ। तो बस फिर मैं 3 लोग के चित्र को देखने लगा, उसमें जो स्लाइड में जो चित्र मैंने आपको दिखाया मैं उसे देख रहा था। मैंने सोचा ये 3 लोग में 3 चीज कहते हैं, निराकार, ये तो निराकार में भाई हमारा थॉट जो था वो निराकार ही तो होता, कोई शेप साइज से होती नहीं है। फिर जब उसकी पिक्चराइजेशन करते हैं तो पिक्चर ही है, कोई रियलिटी नहीं है वो, अब बाद में वो रियलिटी है। हाँ जी भाई जी, और ये मोस्टली ना सबको डाउट था, मतलब मैं भी अगर किसी को बताता था ना तो ये ऐसा कभी छुआ ही नहीं, क्योंकि खुद को ही नहीं, मतलब ना बस पता था कि हाँ जी। लेकिन अब आप किसी को बताना, देखो उसे रियल तुरंत इमेजिन हो जाएगा, हाँ 3 दुनिया मेरे ही अंदर है। हाँ जी, और जो 3 दुनिया मेरे अंदर है तो मैं इन्हीं से तो बनाऊंगा, इनसे बाहर से कहां बनूंगा मैं? जो मैं हूं वो इन 3 दुनियाओं का ही तो रिजल्ट हूं, प्रोडक्ट हूं। तो मेरी पूरी वर्किंग इन्हीं से तो इंटरकनेक्टेड होगी। हाँ जी। श्वेता बहन, क्लियर हुई ये बात? डॉक्टर श्वेता, अच्छा लगा आज आपको समझ के ये वाली बात? यस सर, यस सर, यस सर। चलो बहुत बढ़िया, 1 मिनट सब साइलेंस में बैठेंगे। अभी कल हम और डीप जाएंगे परमात्मा के विषय में, बहुत ब्यूटीफुल चीजें आ रही है मेरे मन में जो हम कल करेंगे। अभी आज 3 लोकों को ही चिंतन करो, देखो अपने अंदर 3 लोकों, 3 लोगों के चित्र को बिल्कुल अपने अंदर देख लो। यहाँ बिठा दो, जब थॉट चल रहा है परम धाम को,
आंखों में बनने वाले पिक्चराइजेशन तक लाते लाते अपने फेस तक आते आते उसे सूक्ष्म वतन कर दो, और नीचे की पूरी यात्रा को स्थूल वतन कर दो। सेंस ऑर्गन की स्थिति को स्थूल वतन, मन में बनने वाले चित्रों को सूक्ष्म वतन, थॉट क्रिएशन को परम धाम। देखो कितना सुंदर दिख रहा है तीनों लोगों का चित्र, और देखो तीनों दुनियाएं मेरे अंदर कैसे एग्जिस्ट कर रही हैं। मेरा हर कर्म तीनों लोगों का परिणाम है। मेरा हर कर्मा तीनों स्टेजेस से आ रहा है।